नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। यांत्रिकी विभाग के इंजीनियर के खिलाफ 7 वर्ष पहले की आय से अधिक संपत्ति की जांच आज भी अधूरी। यांत्रिकी विभाग के इंजीनियर सफदर अली दरगाहवाला के खिलाफ 2015 में आय से अधिक संपत्ति की शिकायत अभय जैन निवासी ढाबा रोड द्वारा की गई थी। फरियादी की शिकायत लोकायुक्त ने संज्ञान में लिया और 2017 में इंजीनियर सफदर अली की संपत्ति की जांच लोकायुक्त की टीम दिनेश रावत टीआई, वेदांत शर्मा डीएसपी और एसपी गीतेश द्वारा की गई थी। बता दें कि आज 6 साल से अधिक समय हो गया जांच को, लेकिन आज तक लोकायुक्त विभाग द्वारा यह खुलासा नहीं किया गया कि इंजीनियर के पास कितनी संपत्ति है। आज की स्थिति में यांत्रिकी विभाग से इंजीनियर सफदर अली दरगाहवाला सेवानिवृत्त हो चुका है। इधर शिकायतकर्ता अभय जैन ने जांच के संबंध में जानकारी लेना चाही तो विभाग द्वारा यह कह दिया गया कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत रिपोर्ट मिल जाएगी। आज 6 साल से अधिक समय होने के बाद भी जांच नहीं मिली है। इस संबंध शिकायतकर्ता जन सुनवाई में भी 6 बार कलेक्टर के समक्ष पहुंच चुका है, लेकिन आज भी निराशा ही हाथ लगी है। आय का मामला है, आय से अधिक संपत्ति का। इंजीनियर है सफदर अली दरगाहवाला, यांत्रिक विभाग में पूरा उनका सर्वे करवाया है आई लोकायुक्त से। उनने करा, किससे करवाया, किसने शिकायत? दिनेश रावत, अभय जैन ने करी शिकायत। वो दिनेश रावत ने पूरी जांच करी, वेदांत शर्मा और एसपी साहब गीतेश गर्ग, इन्होंने मामले को समझा, पूरा देखा। उसके बाद बोला आप भोपाल राज सूचना आयोग में अपील करो। वहाँ करवाया, वहाँ बंद करवा दिया, बोला हम उज्जैन करवा देंगे। डीएसपी साहब ने आज तक मेरे पास लिखित में है, अभी प्रतिक्रिया बाकी है, इनका निराकरण होना बाकी है, मेरे पास लिखित में है उनका। कितनी संपत्ति आपने क्या, किसने शिकायत करी थी? मैंने करी थी, अभय जैन। कितनी संपत्ति है, आपने क्या बताया था? 25 करोड़ की संपत्ति, जबकि उसकी आमदनी हुई है टोटल मिला के अभी तक 12 लाख रुपये तनख्वाह में। जनसुनवाई में क्या कह रहा है? कितनी बार कोई जवाब ही नहीं देते कि 6ठी बार आया हूँ मैं, ले जाओ हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं अभी? कलेक्टर साहब भी 3 बार मिल चुके हैं, बोले मैं देख लूँगा। वहाँ कागज जाता है, वापस कर देंगे। आपकी मांग नहीं मांगी जा रही, कार्रवाई नहीं हो रही, तो क्या करेंगे, आगे कदम क्या रहेगा? मेरे को हाईकोर्ट के लिए 10 मिनट उपलब्ध कराना है, वो दे नहीं रहा। आपका नाम कहाँ पे देता है? अभय जैन, 14 ढाबा रोड। अपनी मांगों को लेकर उज्जैन जिला अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने 1 घंटे की हड़ताल की मरीजों को होना पड़ा काफी देर तक परेशान। मध्य प्रदेश समस्त चिकित्सक अधिकारी संघ के बैनर तले एमपी मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन और तमाम चिकित्सकों ने विभिन्न मांगों को लेकर एक महासंघ का निर्माण किया था, जिसके साथ मध्य प्रदेश सरकार मांगों को लगातार चर्चा कर रही थी। उसी दौरान स्वास्थ्य कर्मचारियों और अधिकारियों की मांगों को मानने के लिए प्रदेश सरकार ने आश्वासन भी दिया था, लेकिन अभी तक मांगें पूरी नहीं होने के चलते उज्जैन के जिला अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा 1 घंटे की हड़ताल की गई। इस दौरान इलाज कराने आए कहीं मामूली और गंभीर मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। स्वास्थ्य कर्मचारियों और अधिकारियों का कहना है कि जब तक हमारी मांगें प्रदेश सरकार द्वारा नहीं मानी जाती, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। तो ये किन मांगों को लेकर आज आपने 1 घंटे की हड़ताल की है और आपकी क्या क्या मांगे हैं? मेडिकल कॉलेज के जो टीचर्स एसोसिएशन है वो मध्य प्रदेश के समस्त चिकित्सा अधिकारियों का जो संघ है, एमपी मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन, और इससे जुड़े हुए तमाम जो बॉन्डेड डॉक्टर्स हैं, अन्य चिकित्सक हैं, उनकी मांगों, विभिन्न मांगों के संबंध में एक महासंघ का निर्माण किया गया था। वो महासंघ के साथ में मध्य प्रदेश सरकार की बातें चल रही थी, तो उसमें शुरुआत में हमारी तमाम मांगें मानने का वादा किया गया था। उसमें प्रमुख मांग थी डायनामिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम, जो कि केंद्र सरकार द्वारा 2013 से केंद्र सरकार के समस्त चिकित्सकों के लिए लागू की गई थी, लेकिन उसको 10 साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने अपने यहाँ के जो राज्य सरकार के चिकित्सक हैं उनके बारे में ध्यान नहीं दिया उसको लागू करने में। और इसके अलावा हमारी अलग अलग जो मांगे थी कि भाई आज हमारी कार्यप्रणाली में राजनीतिक हस्तक्षेप न हो, हमारे जो उच्च पद हैं वो जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा ही भरे जाएं। इसी और बॉन्डेड डॉक्टर्स की जो मांगे थी उनकी मांगों के संबंध में भी ये सब मांगे हमने अपने महासंघ के माध्यम से रखी थी सरकार के सामने। सरकार ने शुरुआत में सारी मांगों को मानने का वादा किया था और उसके बाद में हमारी जो शुरू की सांकेतिक हड़ताल थी वो कॉल ऑफ हुई थी।
उसके बाद में 2 मीटिंगों के दौर चले मध्य प्रदेश सरकार के साथ में। तो प्रथम मीटिंग में मध्य प्रदेश सरकार ने पुनः यही दोहराया था कि हम समस्त मांगे मानेंगे। द्वितीय मीटिंग में सरकार अपनी वादा खिलाफी बताते हुए किए गए वादों से मुकर गई। सरकार ने ये कहा कि हम चिकित्सक जो मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन है उनकी मांगे तो मानते हैं, लेकिन जो एमपी मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन है उनकी मांगे पूरी करना हमारे लिए संभव नहीं है। अगर सरकार अब मांगे नहीं मानती तो आगे आप क्या करेंगे? आज से महासंघ द्वारा उसमें मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन से लेके एमपी मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन और समस्त डॉक्टर शामिल हैं। ये अनिश्चित एनएचएम बॉन्डेड वगैरह सब चिकित्सक हैं। तो इसमें 3 मई से हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी और हम कोई भी चिकित्सक नहीं देखेंगे। इसमें इमरजेंसी भी नहीं चलाई जाएगी हमारे द्वारा। ये हमने मध्य प्रदेश सरकार को शासन को अवगत करा दिया है। उज्जैन जिले के औद्योगिक शहर नागदा को जिला बनाने की मांग को लेकर नागदा से भोपाल तक पैदल पदयात्रा लेकर निकले यात्री आज उज्जैन पहुंचे। बाबा महाकाल के दर्शन के बाद सभी ने महाकाल से विनती की है कि बाबा महाकाल अब हमारी सुन लो, नागदा को जिला बनाओ। पदयात्रा के प्रमुख बसंत मालपानी ने उज्जैन में कहा कि लोकतंत्र में जनता का जनमत सर्वमान्य होता है। आज नागदा की करीब 100 संस्थाओं के मांग पत्र और हजारों शहरवासियों का जनमत संग्रह व उनके द्वारा यात्रा प्रारंभ करने के मिले समर्थन के साथ नागदा के हक की आवाज उठाने और नागदा को जिला बनाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के निवास पर पदयात्रा और भोपाल जा रहा हूं। नागदा जिला बने यह हमारा हक भी है, क्योंकि हर वर्ष सरकार को करीब हम 1000 करोड़ रुपए रेवेन्यू देते हैं, लेकिन उसके अनुपात में हमारे शहर को सरकार से विकास कार्य नहीं मिल पाता है। उसका एक ही कारण है कि सरकार की काफ़ी योजनाएं जिला स्तर पर ही सिमट के रह जाती हैं और हम नागदावासी वंचित रह जाते हैं। नागदा को जिला बनाने की मांग को लेकर नागदा से भोपाल तक 255 किलोमीटर की पूर्णतः गैर राजनीतिक पदयात्रा के संयोजक बसंत बालपानी ने कहा, हमारा नागदा जिले बनने के सभी मापदंडों पर खरा उतरता है। नागदा से भारत के हर मेट्रो शहरों एवं राज्यों की राजधानी हेतु सीधे रेल सुविधा उपलब्ध है। नागदा का सड़क मार्ग से देश के हर क्षेत्र से जुड़ाव है। नागदा में पेयजल की भरपूर उपलब्धता है। नागदा एक औद्योगिक शहर है। बिड़ला घराने की निजी हवाई पट्टी है। राजा जन्मेजय के ऐतिहासिक महत्व का शहर है। राष्ट्रीयकृत व निजी बैंकों की शाखा व बीमा कंपनियों के ऑफिस यहाँ स्थित है। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने नागदा को जिला बनाने का प्रस्ताव 18 मार्च 2020 को ही पास हो चुका था, जो अब तक अस्तित्व में है, जिसकी जानकारी आरटीआई के माध्यम से सामने आ चुकी है। नागदा को जिला बनाने की मांग को लेकर हमारे 10 साथियों द्वारा नागदा से भोपाल तक की पदयात्रा की जा रही है, जो लगभग 250 से 350 किलोमीटर चल के 11 मई को भोपाल पहुंचेगी। भोपाल में माननीय शिवराज सिंह जी से चौहान साहब से मुलाकात कर जो नागदा को जिला बनाने का हमारा मांग पत्र है, साथ ही नागदा की 100 से ज़्यादा संस्थाओं ने हमें मांग पत्र शिवराज सिंह जी के नाम दिया है। साथ ही जनमत संग्रह जो हमें नागदा से पत्र प्राप्त हुए हैं वो हज़ारों में प्राप्त हुए हैं। तो नागदा के जनमानस की इच्छा है और नागदा सारे मापदंडों पर खरा उतरता है, तो इन्हीं भावनाओं को लेकर शिवराज सिंह जी से कहा जाएगा कि नागदा जिला बनाया जाए। नागदा जिला बनाकर क्या फ़ायदा होगा, आप लोगों को क्या मानता है? क्योंकि नागदा में राष्ट्रीय स्तर के नेता रह चुके हैं, प्रादेशिक स्तर के नेता रह चुके हैं, लेकिन नागदा जिला नहीं होने की वजह से जो योजना आयोग से जो जिले को पैसा आता है वो पैसा नागदा को नहीं मिल पाता। साथ ही उज्जैन जिले की जनसंख्या 28 लाख से ज़्यादा हो गई है, तो यहाँ पे जो जिलाधीश है, यहाँ पे जो एसपी हैं, वो वर्षों तक नागदा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र का दौरा नहीं कर पाते, इसलिए विकास कार्यों की कोई मॉनिटरिंग नहीं हो पाती। कमलनाथ जी के समय पे बहुत कुछ प्रोसेस हो चुकी थी, क्या पेंडिंग पड़ी, क्या कारण था, इसको क्या नाम? कमलनाथ जी की सरकार में 18 मार्च 2020 को उनके कैबिनेट में नागदा को जिला बनाने का प्रस्ताव पारित हो चुका है। उसके बाद सरकार गिर गई। अब केवल जो वर्तमान की सरकार है, शिवराज सिंह जी की सरकार है, उन्हें मात्र दावे आपत्ति आमंत्रित करना है और नागदा को जिला घोषित करना है। आपका पूरा नाम? बसंत मालपानी। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 81091971
90 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 073440613। साईं पुरसन राम साहिब के जयकारे के साथ निकली कलश यात्रा। सेवक दीपक राजवानी ने बताया कि स्वामी पुरसन राम साहिब के मेले की शुरुआत में आज सैकड़ों महिलाएं सर पर कलश रखकर तपती धूप में साईं के जयकारे लगाते हुए निकली, जिसमें सबसे आगे घोड़े, बगी, डीजे, जाबाज, ढोल के साथ बाहर से पधारे संतों में विशेष साध मुकेश साध, तुलसीदास साध, प्रदीप जी साध, राजकुमार एवं बाहर से आए सैकड़ों महिला पुरुष एवं सेवा मंडल के सैकड़ों कार्यकर्ता नाचते गाते हुए कलश यात्रा के साथ चल रहे थे। कलश यात्रा आदलपुरा से प्रारंभ होकर खजूर वाली मस्जिद, गीता कॉलोनी, निकास चौराया, पटेल कॉलोनी होते हुए अदलपुरा पहुंची, जहां पर जगह जगह मंच लगाकर पुष्प वर्षा एवं प्रसाद का वितरण जगह जगह किया गया, जिसमें विशेष तौर पर खजूर वाली मस्जिद पर नगर निगम अध्यक्ष कलावती यादव द्वारा संतों का सम्मान कर पुष्प वर्षा की गई एवं उनसे आशीर्वाद लिया। शोभा यात्रा का संयोजक जीतू पैसवानी सहित सैकड़ों महिला पुरुष ने संतों का आशीर्वाद लिया एवं जगह जगह संतों ने नगरवासियों को आशीर्वाद दिया कि मुख्य आकर्षण सभी साथ तपती धूप में पैदल चलते हुए शोभा यात्रा एवं कलश यात्रा के मुख्य आकर्षण थे। देखिए, ये साईं पुरसाराम जी का जो ये मेला लग रहा है इधर उज्जैन में, ये पिछले लगभग 55-60 साल से हर वर्ष लगता है और धाम-धूम से देश विदेश की यहाँ संगत आती है। और सुबह अभी ध्वजारोहण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। उसके बाद विशाल कलश यात्रा, शोभा यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें काफ़ी संख्या में महिला और पुरुष शामिल हुए। देश विदेश के लोग आए हुए थे। जगह जगह कलश यात्रा का स्वागत किया गया, पुष्प वर्षा की गई और दोपहर को फिर उसके पश्चात लंगर प्रसादी का कार्यक्रम और शाम को संध्या सेवा, लंगर प्रसादी, ये कार्यक्रम 2 दिन अनवरत चलेगा। अटूट भंडारा चलेगा और 4 तारीख को सुबह पलव के साथ मेले का समापन होगा। क्योंकि परिवार की ओर से किया जा रहा है क्या? ये स्वामी पुरसाराम साहब जी के वंशज, उनके परिवार के और यहाँ जो संगत है, पमनानी परिवार और भी सब जो परिवार हैं, जो सेवादारी हैं, उनके सानिध्य में और उनके सहयोग से ये कार्यक्रम होता है। क्या विशेषता, उनकी क्या विशेषता रही है? क्या साईं पुरसाराम जी की विशेषता तो अब हमारे सिंधी समाज के एकमात्र ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने जीवित समाधि दी थी, जिन्होंने 12 साल बबूर के पेड़ पे तपस्या की है, जो 36 महीने माता के गर्भ में रहे हैं, जिसने बच्ची से बच्चा बनाया है। तो एक करामती संत हुए हैं सिंध के हथुंगे के। जी, आप बोलना। मुकेश साध।
शुक्रवार 5 मई बुद्ध पूर्णिमा को चंद्रमा उपछाया ग्रहण के साय में होगा। इसमें चांदनी कुछ फीकी सी होगी। शाम 8:44 से यह ग्रहण आरंभ होकर रात्रि 1:01 पर समाप्त होगा। 4 घंटे 18 मिनट अवधि के इस ग्रहण का मध्यकाल रात 10:52 पर होगा। साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये उपछाया चंद्र ग्रहण होगा, लेकिन साल का पहला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। हालांकि यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, प्रशांत अटलांटिक और हिंदू महासागर पर इसका असर दिखेगा। इस ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा। खास बात यह है कि इस दिन वैशाख माह की पूर्णिमा भी है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। शुक्रवार 5 मई बुद्ध पूर्णिमा को चंद्रमा उपछाया ग्रहण के साय में होगा। इसमें चांदनी कुछ फीकी सी होगी। शाम 8:44 से यह ग्रहण आरंभ होकर रात्रि 1:01 पर समाप्त होगा। 4 घंटे 18 मिनट अवधि के इस ग्रहण का मध्यकाल रात 10:52 पर होगा। यह उपछाया ग्रहण एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी पश्चिमी यूरोप में दिखाई देगा। विश्व की कुल आबादी का लगभग 83% लोग इसका कुछ न कुछ भाग तथा लगभग 56% लोग इस पूरे ग्रहण को देख सकेंगे। 6 मई की रात्रि में प्रतिछाया चंद्र ग्रहण होने वाला है। इसे उपछाया चंद्र ग्रहण भी बोलते हैं। ग्रहण का प्रारंभ 5 मई की रात्रि को 8:42 से होगा। जो मध्य की स्थिति होगी वो रात को 10:53 पर होगी और जो ग्रहण का मोक्ष होगा वो 6 मई की को मध्यरात्रि में 1:03 तक होगा। क्योंकि यह प्रतिछाया उपछाया चंद्र ग्रहण है, तो इसमें हम देखेंगे कि चंद्रमा का कोई भी भाग पृथ्वी की वास्तविक छाया क्षेत्र पर नहीं होगा। चंद्रमा का प्रकाश है वो 8:42 से धीरे धीरे कम होता जाएगा और रात्रि को 10:53 पर कुछ कम धुंधला, मतलब धुंधले रूप में हम इसको चंद्रमा को देख पाएंगे। जो पूर्ण स्थिति है में 98% चंद्रमा का भाग पृथ्वी के उपछाया वाले भाग से गुजरेगा, जिसके कारण हम चंद्रमा के प्रकाश को कम होता हुआ देखेंगे। क्योंकि ये उपछाया चंद्र ग्रहण है और इसमें ग्रहण का कोई भी भाग पृथ्वी की छाया क्षेत्र में न होने का ढकता नहीं है, तो इसीलिए इसको आप अपने घर से ही बहुत अच्छे प्रकार से देख सकते हैं। धीरे धीरे चंद्रमा का प्रकाश कम होगा और फिर पूर्णिमा का चंद्रमा पूर्ण आभा के साथ ये दिखाई देगा। सलोनी की संयम यात्रा के चौथे दिन मंगलवार सुबह खाराकुआ स्थित श्री हीर विजय सूरी बड़ा उपाश्रय मंदिर से वर्षी दान वरघोड़ा निकला। इसमें दीक्षार्थी सलोनी भंडारी रथ पर सवार होकर सांसारिक सुखों का त्याग करने निकली। राहुल कटारिया ने जानकारी देते हुए बताया कि इसके प्रतीकात्मक स्वरूप सलोनी मार्ग में सांसारिक वस्तुओं को लुटाती चल रही थी। आज शाम को विदाई का कार्यक्रम होगा और कल वे दीक्षा विधि में संन्यास ग्रहण करेंगे। सलोनी की संयम यात्रा समारोह के अंतर्गत आज मंगलवार सुबह 9:30 बजे खाराकुआ स्थित श्री हीर विजय सूरी बड़ा उपाश्रय मंदिर से वर्षी दान वरघोड़ा निकला। वरघोड़े से पहले सलोनी भंडारी ने मंदिर पहुंचकर भगवान की पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने मंदिर में मौजूद सभी जैन संत और साध्वियों के चरण छूकर आशीर्वाद दिया। इसके बाद वे रथ पर सवार हुए। चल समारोह के दौरान रथ पर बैठी सलोनी सांसारिक वस्तुओं के त्याग स्वरूप विभिन्न सामग्रियां लुटाती चल रही थी। चल समारोह में बड़ी संख्या में समाज की महिला पुरुष शामिल थे। खाराकुआ से आरंभ होकर वरघोड़ा नमक मंडी, छोटा सराफा, सती गेट, निजातपुरा, कोयला फाटक होते हुए सभी साधु साध्वी की निष्ठा में अरविंद नगर विरती मंडप पहुंचा। इसके उपरांत यहां परिसर में स्वामी वात्सल्य का आयोजन हुआ। 3 मई सुबह 8:30 बजे से मुख्य दीक्षा विधि आरंभ होगी। आज उज्जैन नगर में उत्साह का माहौल है। हमारे जैन समाज उज्जैन नगर की बेटी, हमारे उज्जैन के ज्वेलर व्यवसायी विमल भंडारी जी की पुत्री सलोनी भंडारी आज जैन दीक्षा ग्रहण करने जा रही है। उसकी दीक्षा का भव्य वरघोड़ा, वर्षीदान वरघोड़ा उज्जैन के नगर में निकल रहा है और धूमधाम के साथ आचार्य श्री मतीचंद सागर जी महाराज साहब, आध्यात्मिक योगी आदर्श रत्न सागर जी महाराज साहब की निश्रा में ये भव्य वरघोड़ा उज्जैन के नगर में निकल रहा है। और ये बेटी सारे सांसारिक रिश्तों नातों और सारे सुखों का त्याग कर जैन दीक्षा ग्रहण करने जा रही है।
आप देख रहे हैं इसके वर्षदान के लिए लोग ललायित हैं, पूरा समाज उससे वर्षदान लूटने के लिए ललायित नजर आ रहा है और बहुत उत्साह के साथ उज्जैन नगर में ये वर्षदान मरगुड़ा निकल रहा है। यात्रा हीर विजय सुरेश्वर जी बड़ा उपास से शुरू होकर विभिन्न स्थानों से होकर अरविंद नगर श्री कीर्ति मंडप, जहाँ पर कल 3 मई को मुख्य दीक्षा का कार्यक्रम होगा, जुलूस वहाँ जाकर समाप्त होगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061